नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर शो स्क्विड गेम से जुड़ी एक फैन की कल्पना में। हाँ, स्क्विड गेम। सोचिए अगर सीजन 2 के बाद ये खेल सिर्फ कोरिया तक ही ना रहे, मतलब ये पूरी दुनिया में फैल जाए और इसका नाम हो ओमेगा गेम। ओमेगा गेम सुनने में ही खतरनाक लगता है। हाँ, तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी काल्पनिक सीजन 3 की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। और इस कल्पना के अनुसार होता यह है कि सीजन 2 में जब जी हुन खेल के आयोजकों के खिलाफ जाता है ना, हाँ, वो फैसला, तो उसके बाद खेल का भंडाफोड़ हो जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। अच्छा, तो फिर नतीजा ये होता है कि ये संगठन और भी गुप्त, ज्यादा ग्लोबल और कहीं ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अंडरग्राउंड चला जाता है मतलब। हाँ बिल्कुल। और ओमेगा गेम नाम ही शायद इसकी भयावहता दिखाता है। और इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प मोड़ क्या है पता है? क्या? खिलाड़ियों को अब खेल छोड़ने का विकल्प मिलता है, वो चाहे तो जा सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन इसमें कोई पेच होगा जरूर। बिल्कुल है, यहीं पर वो नैतिक पेच आता है। अगर कोई खिलाड़ी खेल छोड़ता है तो उसकी जगह किसी और बेगुनाह को मरना होगा। क्या? ओहो। हाँ, मतलब अपनी जान बचाओ या फिर किसी अनजान की जान बचाने के लिए खेलते रहो। फैसला बहुत मुश्किल है। ये तो चुनाव का तत्व, ये खेल की पूरी प्रकृति ही बदल देता है ना? हाँ, ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं रही, अब ये तो लगातार क्या कहते हैं, नैतिक दुविधाओं का सामना है हर कदम पर। अच्छा, खेलों की बात करें वो भी बदले हैं। हाँ, सुना वो भी अलग है। जैसे वो स्टैचू फ्रीज था ना, उसका एक नया रूप है। कैसा? उसमें खिलाड़ी सिर्फ तभी हिल सकते हैं जब उनके अपने देश का संगीत बजे। अच्छा, तो मतलब अलग अलग देशों के लोग एक साथ खेल रहे हैं। और हाँ, और सोचिए जरा कितना कंफ्यूजन, कितना तनाव होगा इसमें, अपने देश का संगीत इंतजार करना। और ये सिर्फ फिजिकल चैलेंज नहीं है, ये तो सीधा राष्ट्रवाद, पहचान, इन सब चीजों से खेल रहा है। बिल्कुल। और एक और खेल है माइंड ट्रैप। माइंड ट्रैप। हाँ, इसमें अगर आप हारते हैं तो आप नहीं मरते, तो फिर आपका कोई अपना जिसे आप प्यार करते हैं वो मारा जाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही क्रूर है। हाँ, ये दिखाता है कि खेल अब सीधे इमोशंस को, रिश्तों को निशाना बना रहे हैं, जो शायद शारीरिक दर्द से भी ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है। सही कहा। और कहानी यहाँ और उलझती है। जी हुन खेल में वापस आता है। हाँ, उसका तो मिशन था ना ये खत्म करने का। बिल्कुल, इस बार जीतने के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम को अंदर से तबाह करने के लिए। पर उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। क्या? जो नया फ्रंटमैन है, हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त जो सैंगवू है। सैंगवू? लेकिन वो तो, उसे तो सब मरा हुआ समझ रहे थे। हाँ, यही तो ट्विस्ट है। ओहो, और ये मोड़ कहानी को और गहरा बनाता होगा फिर। बिल्कुल। और संगवू जो खुद पिछले खेलों का हिस्सा रह चुका है, वो अब क्या मानता है पता है? क्या? वो मानता है कि ये खेल ही हताश लोगों के लिए एकमात्र उचित रास्ता है। उचित कैसे? उसका तर्क है कि बाहर की दुनिया वो कहीं ज्यादा क्रूर है, ज्यादा अन्यायपूर्ण है। कम से कम यहाँ इस खेल में सबको एक बराबर मौका मिलता है। बराबर मौका? मौत के खेल में ये कैसा तर्क है? अजीब है ना, लेकिन उसका यही मानना है, चाहे वो मौका कितना भी भयानक क्यों ना हो। लेकिन क्या इसे वाकई बराबर मौका कह सकते हैं, जब हारने की कीमत मौत हो और जीतने वाला दूसरों की लाशों पर चलकर पैसा कमाए? हाँ, ये तर्क तो खुद में ही बहुत विकृत लगता है। शायद ये सिर्फ अपने कामों को सही ठहराने का एक तरीका है उसको। हो सकता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत जटिल नैतिक स्थिति है। संगवू का किरदार शायद यही दिखाता है कि कैसे एक्सट्रीम हालात किसी के मोरल कंपस को पूरी तरह बदल सकते हैं। हाँ, और उसका तर्क बाहरी दुनिया की निराशा पर आधारित है, पर क्या ये इस तरह की क्रूरता को सही ठहरा सकता है? ये सवाल कहानी के बिल्कुल केंद्र में। बिल्कुल। और कहानी यही नहीं रुकती, किरदारों की नैतिकता तो दांव पर है ही। हाँ। लेकिन उन अमीर वीआईपी दर्शकों का क्या, जो अब तक सिर्फ तमाशा देख रहे थे, हाँ, मजे ले रहे थे, हाँ, उनका क्या होता है इस कहानी में? उनके ऊपर भी शिकंजा कसता है। इस फैन निर्मित कहानी के अनुसार जो आखिरी खेल होता है, उसमें इन वीआईपी दर्शकों को ही खिलाड़ी बना दिया जाता है। अच्छा, मतलब जो अब तक शिकारी थे वो खुद शिकार बन जाते हैं। वाह, ये तो एक तरह का काव्यात्मक न्याय लगता है, पोएटिक जस्टिस। हाँ बिल्कुल, जहाँ सत्ता का समीकरण पूरी तरह पलट जाता है। और फिर अंत में जीहुन का क्या होता है? अंत में खेल को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से जीहुन खुद को कुर्बान कर देता है। कुर्बान कर देता है? हाँ, सब कुछ खत्म होता दिखता है, स्क्रीन काली हो जाती है, अंधेरा। ओहो, तो मतलब कहानी खत्म? लगता तो यही है, लेकिन एक आखिरी सीन है। कैसा सीन? वो उम्मीद या शायद एक नई और भयानक शुरुआत का संकेत देता है। एक नया खिलाड़ी एंट्री लेता है। नया खिलाड़ी? और उसके बाल जीहुन की तरह ही लाल हैं। लाल बाल? तो क्या ये कोई नया है या फिर जीहुन किसी तरह बच गया? पता नहीं। कहानी यहीं इसी रहस्य के साथ खत्म होती है। लड़ाई खत्म हुई या नहीं, ये सवाल बना रहता है। तो ये जो काल्पनिक सीजन 3 है, ये हमें विकल्पों पर, उनके परिणामों पर और नैतिकता की जो सीमाएं हैं, उन पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। क्या ऐसी चरम स्थितियों में वाकई कोई सही चुनाव होता भी है, या हर चुनाव अपने आप में गलत है? सही सवाल है।
और ये सवाल भी उठता है कि क्या चरम हताशा और अन्याय के जवाब में बनाए गए नियम, जैसे इस ओमेगा गेम के नियम, क्या वो कभी भी किसी तरह के न्याय या निष्पक्ष अवसर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? जैसा कि नया फ्रंटमैन संगवू दावा करता है। हाँ, क्या ऐसी व्यवस्था बाहरी दुनिया की क्रूरता का वाकई कोई जवाब हो सकती है, या ये खुद में एक और बड़ी बुराई बन जाती है? ये सोचने वाली बात है, और ये सवाल हम अपने श्रोताओं पर छोड़ते हैं। हाँ, इस काल्पनिक कहानी का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? किरदारों के वो मुश्किल नैतिक चुनाव, खेलों का वो बदलता ज्यादा क्रूर होता स्वरूप, या फिर समाज की कड़वी सच्चाई पर इसकी जो टिप्पणी है